आज हम EM वेव स्टार्ट कर रहे हैं। और EM वेव क्या होता है? बेसिकली जो लाइट है, लाइट इज़ अ EM वेव का पार्ट है। तो विजुअल लाइट इज़ अ पार्ट ऑफ EM वेव। विजुअल लाइट EM वेव का पार्ट होता है, ठीक है। तो हम NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चल रहे हैं। तो NCERT में 8.2 में 8.1 में तो इंट्रोडक्शन ही होता है, जो मोस्टली फर्जी होता है, हमारे काम का नहीं होता है। तो 8.2 में डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस करेंगे हम। फिर इसी के साथ में है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो आज हम ये दो टॉपिक लेक्चर नंबर फर्स्ट में यहाँ से पढ़ेंगे, EM वेव। उसके बाद हम EM वेव्स के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर हम सोर्सेज देखेंगे कि EM वेव के सोर्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल में बनती कैसे है EM वेव। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में नेचर ऑफ EM वेव और EM स्पेक्ट्रम। बस इन टॉपिक में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैक्सवेल इक्वेशंस। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो NCERT ने 270 पेज पर डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस किया है वाया कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के थ्रू। हम भी उसी हिसाब से समझते हैं कि मान लो हमने एक कैपेसिटर लगा दिया इधर और ये इसको एक DC सप्लाई दे दी। एक कैपेसिटर लगा दिया और एक बैटरी लगा दी या DC सप्लाई दे दी। तो शुरू में जो यहाँ से जो करंट फ्लो हो जाएगा इस वायर में जो करंट फ्लो होगा उसको बोलते हैं हम कंडक्शन करंट। इस वायर में जो करंट फ्लो होगा उसको बोलते हैं हम कंडक्शन करंट। तो ऐसा नोट कर लेते हैं, करंट फ्लो थ्रू इन conducting wire. Current flow through in conducting wire is called conduction current. इसको नाम दे देते हैं ID। जब शुरू में बैटरी में कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो शुरू में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फिर बाद में करंट फ्लो होता है। तो ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है IC। ये कंडक्टिंग करंट है तो उसको हम IC नाम देते हैं। IC मतलब कंडक्टिंग करंट। पर यहाँ पर है एयर गैप, कैपेसिटर के अंदर बीच में एयर गैप है और एयर इंसुलेटर होती है। तो इस एयर गैप के अंदर करंट फ्लो ही नहीं होना चाहिए, बहने नहीं चाहिए। किसी भी हालत में इस एयर गैप के अंदर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, पर बहता तो है करंट। तो मैक्सवेल ने इसी को समझाने की कोशिश की है, इसी के बारे में डिस्कस किया है और हम भी इसको डिस्कस करते हैं कि ये करंट अगर इससे एयर गैप में बहता है तो बहता कैसे है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ये जो एयर गैप के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो करंट थ्रू इन एयर गैप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम लिखते हैं ID। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है इसको लिख दिया हमने ID। यहाँ जो फ्लो हो रहा है उसको लिख दिया हमने IC। तो इस सर्किट का जो टोटल करंट आएगा ना वो I इक्वल टू हो जाएगा IC प्लस ID। ये कैपेसिटर के अंदर जो करंट है ना इसको हम बोलते हैं ID, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये बहता कैसे, इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे ये बैटरी से कनेक्ट होता है तो इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता है। जब चार्ज बढ़ता है कैपेसिटर की प्लेट पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हो जाती है। मतलब जब ये चार्ज बढ़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड E वेरी करती है, टाइम के साथ बढ़ती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B को भी प्रोड्यूस करती है। तो बस यही रीजन है कि यहाँ से चार्ज बढ़ेगा तो E डेवलप हो जाएगी।
अब अगर यहाँ से चार्ज बढ़ रहा है इस पर धीरे धीरे, तो फील्ड E भी बढ़ेगी, और जहाँ E होती है वहाँ B भी होती है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B डेवलप हो जाएगी, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर करंट तो है। कैसे है? एम्पीयर सर्किटल लॉ यही बोलता है कि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर यहाँ पर करंट है। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे करंट है, तो हम लगा देते हैं एम्पीयर सर्किटल लॉ B डॉट डी एल और मी नॉट आई। चार्ज बढ़ने से E वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और E के बढ़ने से, E के होने से E B को पैदा करती है, E B को पैदा करती है और B E को भी पैदा करती है। तो ये B बढ़ रहा है तो यहाँ बढ़े, यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी B, और जहाँ B है वो उसका रिलेशन तो करंट से है ही, फिर एम्पीयर सर्किटल लॉ से। तो जहाँ B है वहाँ पे करंट है, और इस करंट को हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो B डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट आई डी। अब यहाँ पर कोई सा भी करंट हो, टोटल करंट कितना है? I इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। हाँ, आई सी प्लस आई डी। अब इसमें एक काम ये कर लेते हैं, आई सी और आई डी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। आई सी और आई डी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो जहाँ भी करंट आए, कोई सा भी करंट हो, आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस डी क्यू बाई डी टी कर देना, ये आपको आंसर दे देगा। सारे न्यूमेरिकल्स तो इससे सॉल्व हो जाएंगे, डी क्यू बाई डी टी से। कौन सा है? आई सी है कि आई डी है, तुम दिमाग मत लगाओ, इसको लाके सॉल्व कर दो, आई सी बाई डी क्यू बाई डी टी से। अब चार्ज है और यहाँ पे कैपेसिटर है, तो हम Q को रिप्लेस कर देंगे सी वी से, Q को रिप्लेस कर देंगे सी वी से, और C है यहाँ पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो C की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और V की वैल्यू पुट कर। फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, कहाँ से आया? तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट है तो I इक्वल टू आपको तो डी क्यू बाई डी टी कर देना है, और कैपेसिटर है तो आप Q को लिख दो सी भी, Q इक्वल टू सी भी होता है। और फिर इसमें जो C का फॉर्मूला होता है, वो C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और V का फॉर्मूला होता है ई डी। ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बचा d बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट A E। अब हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ बचा d बाई डी टी ई ए, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता था ई ए, तो एप्सिलॉन नॉट, तो आई डी का ए फॉर्मूला बन के आ गया इधर से। हमने इसमें किया क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट और आई इक्वल टू आई डी और आई सी इक्वल होते हैं, और डी क्यू बाई जो डी टी है ना, जो डी क्यू बाई डी टी, आई को लिख दिया करंट है तो डी क्यू बाई डी टी, क्यू को लिख दिया हमने सी भी, और सी का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, हो सकता है आप फर्स्ट चैप्टर का है ये भूल गए हो, तो मैं इसको ड्राइव करा देता हूँ। और वी का फॉर्मूला होता है ई डी, मैं इसको भी ड्राइव आपको करा देता हूँ। तो ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, तो आप इनकी वैल्यू यहाँ पुट करना, डी से डी कैंसिल करना, एप्सिलॉन नॉट तो हो जाएगा यहाँ बाहर, बचेगा ए और ई, तो ई ए लिख दिया, और इंटेंसिटी और एरिया को बोलते हैं हम फ्लक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक फार्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। मतलब फील्ड के बढ़ने से आपने यहाँ से चार्ज वेरी किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, और फील्ड के वेरी होने से यहाँ फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारे के सारे टाइम डिपेंडेंट टर्म्स हैं, टाइम के साथ फ्लक्स वेरी होता है, तो यहाँ पर एयर गैप में डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को हमें मिल जाती है। अब हम इनके बेसिक फार्मूले आप लोग को ड्राइव करा देते हैं। गॉस थ्योरम बोलता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई होता है ई ए, फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा, तो ये थीटा तो जीरो ले लिया,
और एरिया ले लिया हमने ए, तो फाई इक्वल टू हो गया ई ए। तो आप यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट अगर आप यहाँ से करोगे तो क्यू अपॉन हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट नॉट। ये हम वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन रहेगा, इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई डी आर, और डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ई डी आर। तो वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल भी बोल देते हैं। तो डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा ई डी आर। तो आपको यहाँ से ई की वैल्यू मिल गई डी वी बाई डी आर। तो ई की वैल्यू मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया पोटेंशियल अपॉन आर। अब ये फॉर्मूला रूप बदल बदल के आता है। कंसेप्ट क्या है, वी अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो ई इक्वल टू वी अपॉन डी में भी मिलता है, वी अपॉन एल में भी मिलता है, वी अपॉन एक्स में भी मिलता है, और डी आर में भी मिलता है, मतलब वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में मिलता है। तो हमें ई का जो फॉर्मूला मिल गया वो हो गया वी अपॉन डी। अब हम इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर देते हैं। तो वी अपॉन डी इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ से वी मिल जाएगा क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें वी की वैल्यू मिल गई, ये वी की वैल्यू मिल गई, और सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू है क्यू डी, और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा कैंसिल होके, सी आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसी सी की वैल्यू को हमने वहाँ पे पुट किया था, और वी की वैल्यू हमने पुट कर दी थी ई डी, वी की वैल्यू पुट कर दी थी ई डी। बेसिक ये है, थोड़ा यहाँ वहाँ इसमें चेंज भी कर सकते हैं अपन, और वी पुट कर दिया था इसमें हमने ई टी। तो हमें डी क्यू बाई डी टी मिल गया था। तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी सी भी। तो आप सी यहाँ पुट कर दीजिए और वी यहाँ पुट कर दीजिए। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसको हमने सॉल्व किया था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ड्राइव किए हुए थे काफ़ी समय पहले। तो ये ऐसा आ गया इधर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट आपको मिल गया यहाँ से। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पहले सीबीएसई बोर्ड में कई बार आया करता था, डेरिवेशन आया करता था। इस साल नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं सीबीएसई के, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे। तो बस नीट और जेई में इसी फॉर्मूले के कुछ ऑप्शन दे देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा काम का है। ये कैसे आया याद तो होता नहीं है, भूल जाते हैं, तो हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। आई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और क्यू इक्वल टू सी भी, और सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और वी इक्वल टू ई डी। बस उससे सॉल्व हो जाएगा। और ये इक्वल टू 5, इससे सॉल्व हो जाएगा। ये याद तो रहेगा नहीं हमें, तो हम इस हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम चेंजिंग ई, ऐसा दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, नई हेडिंग कि हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम चेंजिंग ई। ई के चेंज होने से कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ने से ई प्रोड्यूस होता है, और ई के चेंज होने से बी प्रोड्यूस होती है। ये हम देखेंगे कि होता कैसे है। तो बस ऐसा नोट कर लीजिए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी है तो आई है, तो यहाँ पर है आई डी, तो म्यू नॉट आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट
dφ/dt, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू होता है ए को हम यहाँ से बाहर ले आते हैं तो dE/dt ये हो गया। तो आपको ये मालूम हो गया B.dl म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट A dE/dt। अब हमें ये समझ में आ गया यहाँ से कि E जब वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, E वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। E के वेरी होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मतलब E कहीं चेंज हो रहा है ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा। ये IMP तो है नहीं, ये थोड़ा सा एडवांस है, टफ है, हमें इसको नहीं पढ़ना है, बस एक बार देख लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल बनते तो हैं पर आपसे पूछे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इफ E इंड्यूस ड्यू टू चेंजिंग B, कि E बनता है B के चेंज होने से। अगर B चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो यहाँ से E डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस हो जाती है। ये तो शुद्ध वो है, फैराडेज लॉ है। ये तो मतलब एसेंशियली फैराडेज लॉ को ही डिनोट कर रहा है। E इक्वल टू माइनस dφ/dt, और E का ताल्लुक, EMF का ताल्लुक डायरेक्ट वोल्टेज से है। कैसे है? अभी थोड़ी देर पहले हमने यही किया था। तो E इक्वल टू V/d, सो V इक्वल टू कितना था? ED। तो बस E और डिस्टेंस, तो हम यहाँ ये हमने ड्राइव कर चुके हैं अभी। तो हम इसको, इस वाले E को हम ऐसा लिख देंगे EDL लो है, और यहाँ जो फाई है इसको लिख देंगे BA। ये हो गया प्रूफ। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो E आपको मिलता है, और अगर E में चेंज करते थे तो आपको B मिलता है। मतलब ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमेट्री है। आप E को चेंज कर रहे थे तो B मिल रहा था, B को चेंज कर रहे थे तो आपको E मिल रहा है। ये यहाँ से इस चीज़ के प्रूफ हो गया। ये भी IMP नहीं है, ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि E और B में सिमेट्री है। E को चेंज करने से B बनता है, B को चेंज करने से बनता है E। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर वो डाल सकता है यहाँ से कि अगर फील्ड कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर फील्ड को उसने कांस्टेंट दे दिया और आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, तो बस यही है, यहाँ से इसको हम IMP दे दीजिए। तो हमें मालूम है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, और इसमें E में चेंज कुछ नहीं हो रहा है, E 0 है। E में चेंज होने से B प्रोड्यूस होता है, और B के होने से BDL म्यू नॉट I बनता है, और I बनता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। जब E में चेंज नहीं हो रहा है तो B में चेंज नहीं होगा, B नहीं बनेगा। जब B नहीं बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बनेगा। तो अब फॉर्मूला तो है ही इसका आपके पास में। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको इस ऑप्शन पर ध्यान देना है। और जिसके पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बताया था, एप्सिलॉन नॉट ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट dφ/dt, और फाई इक्वल टू कितना था? E, और इसकी वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा यहाँ से 0। अभी तक ये ही IMP है, इसको आपको याद रखना है। बीइंग अ सोर्स of
मैग्नेटिक फील्ड बी। जो एनसीईआरटी की काम की लाइन थी वो मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। टाइम वेरिइंग ई प्रोड्यूस आईटी डिस्प्लेसमेंट करंट। जो टाइम वेरिइंग ई होता है, फील्ड होती है, उसको वेरी होने से डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। और ई चेंजिंग विथ टाइम राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। ई के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और दिस इज अ कंसेक्वेंस ऑफ आईटी। उससे डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होता है और बीइंग अ सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बस ये थोड़ी काम की लाइन थी। और एक लाइन और नोट कर लीजिए, चेंजिंग ई गिव राइज टू changing E give rise to B। E के चेंज होने से B बनता है एंड B के चेंज होने से E बनता है। changing B give rise to E। changing E give rise to B and changing B give rise to E। चेंजिंग मतलब टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम से डिपेंडेंट है। E के चेंज होने से B बनता है, B के चेंज होने से E बनता है। और A और B एक दूसरे के सिमेट्रिक है, इनमें सिमेट्री है और इनके सिमेट्री होने से एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस। अब शायद आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक कैपेसिटर है, इसमें हम बैटरी ज्वाइन कर देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं इसको, तो जो वायर में करंट फ्लो होता है, कंडक्शन वायर के थ्रू करंट होता है, उसको बोलते हैं हम आईसी। और जो कैपेसिटर के एयर गैप में करंट फ्लो होता है, ये होता कैसे है, चार्ज बढ़ता है तो ई बढ़ता है, ई के चेंज होने से बी बनता है, बी के चेंज होने से आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं और मैथमेटिकली प्रूफ भी इनका हम देख चुके हैं, जो वेरीफाई होता है। तो ये था सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। बाकी इसके अंदर बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में इस तरह से पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देने जा रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ऑलवेज बी जीरो। हम पढ़ रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस को। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं, पहले हम 2 को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है E डॉट डी एस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर सेकेंड इक्वेशन है B डॉट डी एस इक्वल टू 0। ये है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ में इंटायर सरफेस होता था, इनक्लोज चार्ज होता था, जो वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ होना चाहिए, पोल स्ट्रेंथ यहाँ कुछ QM जैसा टर्म होना चाहिए, यहाँ कुछ पोल स्ट्रेंथ जैसा टर्म होना चाहिए, पर यहाँ पे 0 है। तो ये 0 क्यों है, ये प्रूव करता है कि दिस प्रूव दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कि जो मोनोपोल होते हैं कि एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेट नहीं होते हैं। अगर ये आपका मैग्नेट है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको यहाँ से तोड़ दिया तो ये नॉर्थ है साउथ हो जाएगा, और तोड़ दिया नॉर्थ और साउथ बनते जाएंगे ऐसे। तो ये यही प्रूव करता है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, और चार्ज प्लस माइनस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो ये यहाँ पर Q वाला टर्म आ गया और यहाँ पर 0 आ गया है। एंड नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इन अ साइड अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज भी 0। इसका जो नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा। जैसे हमने गाउसियन सरफेस बना ली इधर, इस पर हमने एक मैग्नेट को ले आए, मान लो नॉर्थ पोल है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो कितनी होगी दिमाग तो लगाना ही नहीं है, 0 बोलना है। B डॉट डी एस इक्वल टू 0 होगी तो 0। वो कैसे होगी, अगर नॉर्थ पोल है ना इधर, तो इसके साथ में साउथ पोल भी तो है, तो इनका जो पोल स्ट्रेंथ आएगा ना, टोटल पोल स्ट्रेंथ, नेट पोल स्ट्रेंथ, वो 0 हो जाएगा। भले इसे नॉर्थ नहीं लिखा है, इतना इसके अंदर है सरफेस के, तो नॉर्थ और साउथ
का साथ में रहेंगे, तो इसका आंसर 0 ऐसे आता है। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में ई डॉट डी एल माइनस डी फाइव बाई माइनस डी फाइव बाई हो जाएगा डी टी। तो ये तो फैराडेज लॉ है, थोड़ी देर पहले हम इसको प्रूव भी कर चुके थे। ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी से ई को लिख दिया था हमने, ई को चेंज कर दिया था, मतलब भी था तो ई डी के फॉर्म में चेंज कर दिया था। तो ये तो प्योरली फैराडेज लॉ है। ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं लिख के आना है, टाइम कम पड़ जाता है। फिजिक्स में कभी किसी के 100 मार्क्स नहीं आते हैं, उसका रीज़न ये है कि फिजिक्स का पेपर लेंथी होता है और ये सब चीज़ें लिखोगे तो बहुत टाइम कम पड़ जाता है, तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होता लोगों के। और फोर्थ इक्वेशन को ही आप आईएमपी लगा सकते हो। अभी तक फोर्थ इक्वेशन ये नई है, इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी आपसे पूछ सकता है, और यही सबसे आईएमपी है 3 में। तो बी डॉट डी एल ये कहाँ से आई है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई हुआ करता था, और आई को हमने आपको पहले ही समझा दिया था। इन सब को समझाने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया गया। मैक्सवेल इक्वेशन आपके सिलेबस में है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट आपको नहीं पढ़ाएंगे तो ये इक्वेशन कैसे आपसे बनेगी, इसलिए इतनी पूरी आपकी भूमिका जमाई गई थी इसी इक्वेशन के लिए। तो म्यू नॉट ये हो जाएगा आई सी और म्यू नॉट हो जाएगा आई डी, और हम आई डी को यहीं लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। इसको हम यहीं नोट कर देते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, और इसकी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ई ए के फॉर्म में। तो ये इक्वेशन मेन आईएमपी इक्वेशन है, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं, इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना कंपलसरी हो गया था। ये लेक्चर नंबर 1 था, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जाना, क्या होता है कैसा होता है, और मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में जाना। डिस्प्लेसमेंट करंट के डेरिवेशन समझे हमने, और उसको समझने के लिए हो सकता है आपका बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं हो, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में घुस गए, वहाँ से हम वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन ड्राइव करे थे। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा हमारा सोर्सेस ऑफ ईएम वेव। ओके, थैंक